नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एक बहुत ज़्यादा बेसिक सा भचक्र। भचक्र मीन्स ज़ोडियाक, कि ज़ोडियाक को किस तरीके से देखा जाता है। अब ना, जब मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि आपको आता हो, डेफिनेटली आपको आता होगा, पर ना ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें चार्ट किस तरीके से देखना है। कई बार ना बहुत सिंपल सी चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने आती हैं, जो बहुत ऑब्वियस होती हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। पर सारा का सारा जो सार है, सारा का सारा जो सिस्टम है, वो उसी बेसिक फाउंडेशन के अंदर छिपा हुआ होता है। तो जो ये क्लासेस हैं, जो ये पर्टिकुलर सीरीज रहेगी चैप्टर की, ये आपको चार्ट को बहुत डिफरेंट तरीके से देखने में हेल्प करेगी। क्योंकि ना हम बहुत बेसिक चीज़ें इग्नोर करते हैं और हम बहुत एडवांस तरीकों की तरफ जाते हैं। और जब क्या होता है कि कई बार ना बहुत सारे जो सूत्र हैं वो बहुत बेसिक चीज़ों के अंदर छिपे हुए होते हैं। तो इसको टॉपिक को चालू करते हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स करेंगे ये समझने के लिए कि डिफरेंट हाउसेस के अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट एनर्जीज किस तरीके से काम करती हैं। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल चार्ट्स हर क्लास के अंदर करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह स्टार्ट करते हैं। आपने आज तक बहुत कुछ पढ़ा होगा, मेरा सिर्फ इतना गुजारिश है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको ना थोड़ा सा ओपन दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिएगा कि मैं डिफरेंट ब्लॉक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसको जोड़ना सिखाऊंगा। क्योंकि जब तक आपको डिफरेंट ब्लॉक्स नहीं पता, क्या होगा कि आप बोलोगे, जैसे मैं बोलूँगा कि साटन वीनस का कॉम्बिनेशन सिंगर्स बनाते हैं, आप बोलोगे ये तो बहुत कॉमन है, ये बहुत लोगों के चार्ट में मिलता है, ये तो बहुत जनरलाइज है। हाँ, जनरलाइज है, क्योंकि इसको जनरलाइज करके स्पेसिफिक कैसे लेके जाना है, इसी का क्लास है। और सबसे मज़ेदार बात, इसके इसी ड्यूरेशन के लिए हम लोग एक बहुत अच्छा सिस्टम दशा का पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत सिंपलेस्ट दशा सिस्टम से वो लोग हम करेंगे। तो ये क्लास बहुत बेसिक से स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको ज्योतिष को एक बहुत डिफरेंट नज़रिए से देखना चालू करना है, समझना है। तो हम ना पहले घर से चालू करते हैं। आप कुछ समय के लिए राशि भूल जाइए, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राशि को आपको भूलने के लिए, क्योंकि राशि ना फ्लेवर है। घर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर मतलब लेट्स सपोज कि अगर हम पहले घर की बात करें या लगन की बात करें, तो लगन में शरीर इंपॉर्टेंट है। उसका फ्लेवर ये है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आप दिखेंगे कैसे, आपका टोटल एनर्जी सोर्स कहाँ से होगा, आपको सोचने का तरीका क्या होगा, वो राशि है। कि वर्गो राशि है, तो आपको पता है कि वर्गो राशि राइजिंग है, तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा समझदार है, हर चीज़ को सोचता है, परखता है, फिर वो दोबारा टेस्ट करता है, रीटेस्ट करता है। ये वर्गो की हैबिट है। यही इसके मुकाबले में अगर पाइसिस की राशि होगी, तो वो व्यक्ति तो पीस मिशन पे है। पीस मिशन मतलब वो व्यक्ति बोलता है माफ़ कीजिए, आगे चलिए, हाइट भी उस व्यक्ति का एक अच्छी उस पर जाएगा, और वो विजडम कैरी करेगा, उसका जो पोर्टफोलियो विजडम है। लेकिन ज़रूरी क्या है, कि ज़रूरी है कि लगन क्या है। लगन आपका शरीर है, उसमें राशि उसका फ्लेवर है, छोटा मोटा पतला, लाइक जितने भी राशियाँ, जितने भी प्लांट्स दिए जाएंगे, उससे आपका बॉडी का फेशियल फीचर घटेगा, बढ़ेगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो कुछ टाइम के लिए राशि भूल जाइए, और ध्यान रखिए कि पहले घर का मालिक मंगल है, दूसरे घर का मालिक शुक्र है, तीसरे घर का मालिक बुध है, चौथे घर का मालिक चंद्रमा है, पांचवें घर का मालिक सूर्य है, छठे घर का मालिक बुध है, सातवें घर का मालिक शुक्र है, आठवें घर का मालिक केतु और मंगल दोनों हैं, नवम भाव का मालिक बृहस्पति है, 10वें घर के मालिक शनि है, 11वें घर के मालिक शनि और राहु हैं, और 12वें घर के मालिक बृहस्पति हैं। जब हम इस प्रकार से भ्रचक्र को देखते हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है, कि एक घर के दो मालिक का क्या मतलब है। आठवें घर में मंगल और केतु हम दो लोग क्यों लें, 11वें घर में हम शनि और राहु क्यों लें। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ घरों के अंदर ना, कुछ घर बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनके अंदर दो लोगों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कुछ घर ना जीवन और जीवन के बाद से आपको कनेक्ट करते हैं। आठवां घर, तीसरा घर और 11वां घर एक तरीके से डोरवेज हैं।
इस दुनिया में आने के लिए, जाने के लिए, अमर हो जाने के लिए, 11 बार अमर हो जाने के लिए, जीतने के लिए, तो वहां पर ना आपको दो छाया ग्रहों की जरूरत पड़ेगी। मंगल हर वो चीज बनाएगा आठवें घर के अंदर जो फिजिकली मैनिफेस्टेड है। केतु हर वो चीज बनाएगा जो कि इमोशनली मैनिफेस्टेड है, जो दिखाई नहीं देती। डिकम्पोज करना बॉडी को मरने के बाद, आपकी यात्रा जाने के बाद क्या होगी, कहाँ जाने वाले, वो केतु बताएगा। सिमिलरली साटन आपको हर वो फिजिकल चीज देगा। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत कुछ दाव पे लगाते हैं, सुबह से लेकर आते हैं, वो 10वां घर है, बहुत प्रेशर के अंदर काम करते हैं, उसका जब फल आता है वो 11वां घर है। इसलिए उसको इनकम का घर कहा गया, इसलिए उसको बताया गया आपने क्या कमाया है अपनी जिंदगी के अंदर, वो 11वां घर है। आपने लोग कमाए हैं, अपने पैसा कमाया है, अपने इज्जत कमाई है, ये सब कुछ 11वें घर के अंदर आएगा। तो सैटर्न उसका फिजिकल फॉर्म है कि आपने फिजिकल फॉर्म में क्या कमाया है। राहु ना उसका नॉन मटेरियलिस्टिक फॉर्म है, कुछ चीजें होती है इसके ऊपर प्राइस नहीं होता, जो प्राइस से बियॉन्ड होती है, वो राहु है। जो भी चीज आपको ऐसी फीलिंग दे जो आपके सेंसेस को या खुशी को बहुत अलग लेवल पे ले जाए, वही राहु और केतु है। इन्हीं के बेसिस पे इसलिए इनको छाया ग्रह कहा गया, क्योंकि ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। आपके अंदर की खुशी है किसी चीज को जीतने की, आपको खुशी है घर पे बैठने की, आपको खुशी है किसी बहुत बड़े काम को करने की, उसका जो फल है फिजिकली हो सकता है आपको अवार्ड मिल जाए, मेडल मिल जाए, पैसा मिल जाए, लेकिन एक ऐसा फीलिंग है जो जीतने के बाद आता है, वो राहु है। तो इसलिए कुछ घरों के अंदर आपको दो मालिक लेने पड़ेंगे। तो फिजिकल चीजों के लिए हमेशा मंगल लेंगे, नॉन फिजिकल चीजों के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करते उनके लिए केतु और राहु लेंगे। अब जब हमको ये बेसिक चीज चैप्टर 1 के अंदर समझ में आ गई कि 12 घरों के मालिक कौन है, 12 घरों के अंदर हर किसी को क्या आधिपत्य है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। पहला घर लगन, पहला घर आपके शरीर का है, आपके स्टेटस का है, आप कहाँ से ऊर्जा लेते हो वो उसका है, और आपके मेंटल एटीट्यूड का है कि आप ना बेसिकली जिंदगी के अंदर सोचते कैसे हो, वो भी पहले घर से आता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लाइफ पहले घर से डिसाइड हो जाता है। उसके बाद तो ना जो केंद्र है 1 4 7 10 केंद्र, वो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आपको पिलर्स की तरह दिखाई देते हैं। लाइक एक व्यक्ति की जिंदगी में उसके लिए स्टेटस होना, काम होना उसके पास, 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके पास आपका काम होता है, आपको ये बताना मेरे को करना ही है, आपको अगर ये लगता हो ना कि इस दुनिया में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, तो आप ये ध्यान से सोचिएगा कि कितने लोग अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं। आपको ना 80 नहीं, आपको 95% लोग ऐसे मिलेंगे पूरी जिंदगी के अंदर जो हमेशा ही बोलेंगे वो गलत प्रोफेशन में है, गलत फील्ड में है, या वो कहीं वो फंसे हुए हैं। बस वो वहां पर जिस जगह पे नियति ने उनको रखा है किसी काम को करने के लिए, वो उस काम को नहीं करना चाहते, वो किसी और काम को करना चाहते हैं। वो एस्केप रूट ढूंढ रहे होते हैं। और 10वां घर ना एस्केप रूट है नहीं। 10वां घर में तो एग्जॉल्टेड कौन है, मार्स। किसका घर है, शनि का। वहां पे दिग्बली होते हैं सूर्य। तीनों ऐसे घर, मतलब मैलेफिक प्लैनेट्स 10वें घर के अंदर इसलिए जरूरी हैं ताकि आप वो प्रेशर झेल पाए, एस्केप रूट्स नहीं। तो खुश होने का या जो हैप्पीनेस का रास्ता है, उसकी पहले सीढ़ी ये है कि आप, अच्छा हैप्पीनेस से मेरे को याद आया, मेरी बुक रिलीज हो चुकी है अमेजोन पे। उसके लिए बहुत लोगों ने बोला कि उसके अंदर क्या सेम है। तो 119 पेज से 172 पेज हुए हैं। कुछ पेजेस मैंने एडिशन करे हैं, कुछ रिचुअल्स मॉडिफाई करे हैं, लैंग्वेज बेटर हुआ है बिकॉज पेंगुइन ने एडिट किया है इसको अपने इंटरनल टीम से। लैंग्वेज बेटर हुआ है, ग्रामर बेटर हुआ है, जो भी मिस्टेक्स से वो ऑमिट हुए हैं तरीके से आपको सॉर्ट आउट करेगा ताकि आपकी जिंदगी बेटर हो सके। इसी के लिए रिचुअल्स है। आप रिचुअल्स परफॉर्म कीजिए, 3 महीने तक आपको लाइफ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन है उस बुक का, रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल, अमेजोन पे है ना। तो हैप्पीनेस का पहला रास्ता ये है कि आपको ये पता हो आपको जिंदगी में करना क्या है। इसलिए सबसे ताकतवर केंद्र है वो, और वो आपकी लाइफ के अंदर फिजिकली मैनिफेस्ट होता है। वो अगर 10वां घर आपके पास नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसा उसके अंदर
कंफ्यूजन है, आपको अपने अपनी पर्सनालिटी को लेकर कंफ्यूजन है, मेरे को काम क्या करना है। तो इसका मतलब ये है कि सैटर्न जो है ना पावरफुल नहीं है चार्ट के अंदर। आप 10वें घर की ऊर्जा को झेल नहीं पा रहे। 10वें घर की ऊर्जा को झेलने के लिए ताकत चाहिए। और वहां पर ना आप ये सोचें कि आसान तरीके से कुछ भी मिलेगा जिंदगी में। किसी भी व्यक्ति को जिसने कुछ करा हो जिंदगी के अंदर, आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता। और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको लगता हो ना कोई व्यक्ति जिंदगी के अंदर अच्छा कर रहा है, उसका बहुत नेम है, फेम है, पैसा है, उसके पीछे उसका बहुत सारा पुण्य है जो पहले से करते आ रहा है, उसके कर्म है। वो कर्म ना उसने, उन कर्मों ने, उस मेहनत ने उसको, उस व्यक्ति को उस वहां तक पहुंचाया है। 95% लोगों को सक्सेस दिखाई देता है, उसके पीछे का मेहनत सिर्फ 5% लोग समझ पाते हैं कि इस एक्स अमाउंट ऑफ जगह पे पहुंचने के लिए वाई अमाउंट ऑफ पावर का जरूरत पड़ेगा। उसको उस सैक्रिफाइस को देने के लिए जब लोग तैयार नहीं होते, फिर वो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास फेम नहीं है, मेरे को सक्सेस नहीं मिला। आपने उतना एनर्जी पुट अप नहीं करा। बहुत सिंपल है, 10th हाउस है वो 25 स्थानों के अंदर किसी भी प्रकार की दया की उम्मीद मत रखिएगा। वहाँ मैलेफिक्स ही चलते हैं। वहाँ पे ना एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। वहाँ पे कि आप किसको जानते हैं मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि क्या आप परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 10th हाउस के अंदर पावरफुल प्लैनेट्स चाहिए, बहुत सिंपल। दूसरा जो केंद्र है वो है 7वां घर। 7वें घर के अंदर आपके पास वाइफ है, पार्टनरशिप्स हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं। आप लाइफ में क्या डिसीजंस लेते हैं ये मैनिफेस्ट होगा आपकी जिंदगी के अंदर, और ये आपको बढ़ाएगा या घटाएगा। आप किन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, आप बढ़ेंगे या घटेंगे। 7वां घर। इसके बाद आता है 4था घर। आप घर में कितने सुख सुकून शांति से रहते हैं, आप किस जगह पे रहते हैं, आपका एनवायरमेंट कैसा है, ये 4th हाउस है। यहाँ पे सॉफ्ट प्लांट्स चाहिए। देखिए 10वें घर में मैलेफिक्स चाहिए थे, 4थे घर में सॉफ्ट प्लांट्स चाहिए। तो ये जो बैलेंस है ना केंद्र का, ये केंद्र के अंदर चीजें फिजिकली मैनिफेस्ट होंगी। 5 और 9 आपके पुण्य हैं। ये लोग जहां जाके मिल जाएंगे। बेसिकली ये आपका एक तरीके से ना ट्रेजर हाउस बोलिए कि इसके बदले में आप क्या लेने वाले हैं। तो 5th को 4th से एक्सचेंज कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपको घर मिल जाएगा। 5th को 10th से एक्सचेंज कर लीजिए, आपको पोजीशन मिल जाएगा। 9th को 4th से एक्सचेंज कीजिए, पुण्य दे दीजिए, पुण्य के बदले में घर मिल रहा है, सुख शांति मिल रहा है, फीलिंग मिल रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। यही तो सारा का सारा 5 और 9 और केंद्र और त्रिकोण के इंटरचेंज को राजयोग बोला गया। 12th हाउस और 2nd हाउस, ये दोनों पेयर्स हैं, पर इन दोनों का ना अपना कोई फ्लेवर नहीं है। 2nd हाउस का काम है आपको पैसा कमा के देना, 12th हाउस का काम है खर्चा करना। 2nd हाउस को जहां लेके जाओगे, 2nd हाउस के मालिक जहां जाता है, इसलिए बीपीएचएस में लिखा गया। दूसरा 8वां और 12वें घर के मालिक का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। ये लोग जहां जाते हैं, 8वें घर का काम है मृत्यु देना। वो जहां पर चले जाएंगे वहां पर किसी ना किसी प्रकार से डेफिसिट क्रिएट करेंगे, वो एनर्जी डेफिसिट है। 12वें घर का काम है खर्चा करवाना। जहां चले जाएंगे खर्चा करवाएंगे। आपको भोगना सिखाने के लिए 12वें घर का मालिक चाहिए। आपको आराम से, डायमंड का हाउस इसलिए बोला गया उस घर को क्योंकि जब तक इंसान रिटायर नहीं होता ना, वो भोग नहीं पाता। तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं, आइसोलेशन में बैठते हैं, तब जाके आप भोगना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली जब किसी को पनिशमेंट देनी होती है, इसलिए 12वां घर जेल है। जब किसी को पनिशमेंट देनी हो, वहां पे मैलेफिक्स हो, तो व्यक्ति को बोला जाता है कि आप समाज से निष्कासित किए जाते हैं, आपको जेल में डाला जाएगा, बंधन में डाला जाएगा। तो बंधन किस प्रकार का कि आपको जब लगे कि प्राकृतिक आपदाओं के जैसे आपको बंधन है, आप जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई खलल है, तो समझ लीजिएगा 12वें घर का मालिक बृहस्पति आपके चार्ट के अंदर आपको बंधन देगा। और अगर यही बृहस्पति, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ईश्वर का ना कर्ज होता है। इसलिए कहानी है जो राजा बलि की कहानी है कि जब तीसरे पैर का वचन बलि नहीं दे पाए, तो उन्होंने बोला कि जय और विजय आपको बंदा ही बनाएंगे। तो ईश्वर का कर्जा, कोई भी ऐसे व्यक्ति से कर्जा जो भी आप प्रॉमिस करते हो, और वो प्रॉमिस ना कोर्ट के स्टैम्प पेपर पे नहीं, जुबान पे। आपने अगर किसी से कुछ बोला है कि मैं ये पूरा करूंगा, तो पूरा कीजिए, जुबान माही। नहीं तो क्या होगा कि आपको ना प्राकृतिक आपदाएं आएंगी,
फिर वहां पर ना सेइंग नहीं है, क्योंकि 12th हाउस तो साइलेंटली काम करता है, 6th हाउस बहुत शोर मचाता है। जब आप कॉन्शियसली क्लियर होते चले जाते हैं तो आपको ना ईश्वर बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेज हटाता चला जाता है, क्योंकि आपके अंदर किसी के प्रकार का छल कपट नहीं है। 12th हाउस है। दो और हाउसेस हैं, 3, 6 एंड 11। ये जो 3 हाउसेस हैं, 3, 6 एंड 11, थर्ड हाउस आपके पराक्रम का भाव है, मतलब एफर्ट करना है दिन भर कुछ ना कुछ। तो थर्ड हाउस का मालिक जहां आके मिलेगा, हाउस हंटर के लेके चलता है कि उठता है और हंटर मारता है, तो मेहनत करो। वो जहां बैठेगा ना मेहनत करवाएगा, वो लगातार आपको मेहनत करवा के आपको ना एकदम अलर्ट रखेगा। थर्ड हाउस अलर्टनेस का भी है। लाइक आपको अगर किसी ये चीज देखनी हो कि कोई चीज ठंडी है गर्म है, आप क्या करते हैं, सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप स्मेल करके देखते हैं, आप हल्का सा टच करके देखते हैं स्किन के ऊपर। एक्सट्रीमली अलर्ट आपको जो रखता है, वो ईयर्स को बैलेंस बना के रखता है, वो आपका एंटीना जो है ना, वो थर्ड हाउस है। तो अगर थर्ड हाउस खराब हो तो व्यक्ति चौकन्ना नहीं होता। थर्ड हाउस का मालिक क्या करता है, आपको चौकन्ना रखता है, अलर्ट रखता है और हंटर लेके काम करवाता है सुबह से लेकर रात तक। ये थर्ड हाउस का मालिक अगर सेकेंड हाउस के मालिक के साथ मिल जाए तो वो आपको लगातार चौकन्ना रखेगा कि पैसा बनाना है, डेली सुबह उठो, मेहनत करो, पैसा बनाओ, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये थर्ड हाउस का मालिक 12वें घर में चले जा रहा है, तो इंसान ना केयरलेसनेस की वजह से उसकी लाइफ के अंदर ट्रबल्स आते हैं। थर्ड हाउस का मालिक 8वें घर में चला जाए तो एक आध सेंसेस डैमेज हो जाता है। बुध का 8वें घर में होना किसी ना किसी सेंस का डैमेज दिखाता है। तो जब ये तीसरा घर का मालिक का ये काम है, छठे घर का मालिक है कि कर्जा देना है किसी का, तो सुबह उठना है, मेहनत करवाना है। 6th हाउस का मालिक आपसे डेप्ट कलेक्टर है, क्योंकि मेरा कर्जा जब तक पूरा नहीं होगा मेहनत करवाऊंगा, आपसे लगातार मेहनत करवाएगा छठे घर का मालिक। इसी प्रकार 11वें घर का मालिक, वो आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाता है, लेकिन है तो वो मैलेफिक घर। 11वें घर का मालिक ना आपके अंदर डिजायर्स पे रखता है। जब तक डिजायर नहीं होगी तो कोई अगर काम होगा नहीं। तो 11वें घर का मालिक होता है अच्छा ये तो आ गया, अब और ये भी हो सकता था। ओवर कॉन्फिडेंस जो आता है वो हमेशा 11वें घर से आएगा। 11वें घर का मालिक हमेशा आपको एक नई डिजायर, नई इच्छा। ये 11वें घर का मालिक शांत भी बैठता है, इसलिए 11वें घर का मालिक जहां भी बैठता होता है ऐसा भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे चार्ट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में लगाना है। लाइक अगर आपको देखना हो ना, बिल गेट्स रिच क्यों है, कोई और व्यक्ति रिच क्यों है। बिल गेट्स का धन योग के अंदर थर्ड हाउस का मालिक मिल गया है। वो बंदा डेली सुबह उठता हो और सोचता होगा नया इनोवेशन क्या कर सकते हैं, थर्ड हाउस इनोवेशन है ना। और 9th का मालिक 5th में है, 5th लॉर्ड के साथ है, साथ में थर्ड हाउस का मालिक है, धन योग बना हुआ है। वो व्यक्ति ने जिंदगी भर उसका वेल्थ कम नहीं हो सकता, क्योंकि दिन बर दिन बढ़ेगा। ये 3, 6, 11 के काम है, जहां बैठेंगे उसको बढ़ाएंगे, उसकी फीलिंग को लगातार बढ़ाएंगे। तो जब इतना बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया, अभी मैं वापस लगन पे चलता हूं। अब ना लगन को बिल्कुल एक बेसिक सी पहला स्टार्टिंग मानिए कि कोई भी चीज बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट हो रही है ना, क्योंकि कुछ भी नया स्टार्ट हो रहा है। इसलिए जब भी लगन में बैठे हुए ग्रह की दशा चलेगी, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा, क्योंकि लगन का काम है जन्म देना, दूसरे घर का काम है कुटुंब, मतलब चीजें इकट्ठी करना परिवार के लिए, रिसोर्सेज के लिए। व्यक्ति सोचता है मैं और क्या इकट्ठा कर सकता हूं, तो दूसरे घर का काम। दूसरे घर का मालिक उच्च का हो तो व्यक्ति के ऊपर बहुत लोगों का लोड रहता है। अगर आप सर्वार्थ चिंतामणि पढ़ेंगे तो उसको दिखाई देगा, आपको लिखेगा कि व्यक्ति की वजह से इतने लोग खाना खाते हैं। ये दूसरे घर के मालिक का काम। फिर तीसरे घर का मालिक का काम है, तीसरे घर की बैठे हुए दशा चलेगी तो व्यक्ति कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करता है, इनिशिएटिव लेता है, इनोवेटिव होता है। उसको बोलता है चलो मैं कुछ और नया काम चालू करता हूँ, मैं ट्रैवलिंग के लिए जाता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन ना फोकस वाले घर 4 हैं, 1, 4, 7, 10। जब जब 1, 4, 7, 10 की दशा चलेगी, मतलब इनमें बैठे हुए ग्रहों की दशा चलेगी, इनके मालिक की दशा चलेगी, तब समझिएगा लाइफ में मेजर पिलर का कुछ हो रहा है, क्योंकि लाइफ का मेजर पिलर हिल रहा है या बन रहा है। क्योंकि यहां पर ना व्यक्ति कंप्लीटली फोकस होकर काम करता है। 5 और 9 की दशा है तो व्यक्ति के पुण्य जो है बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, यहीं पर उसको अपने पुण्य या पाप भोग के जाने हैं। 5 और 9 ये फोकस दशा है। जब दशा हो छठे घर की, अब किसी व्यक्ति के जीवन में ना युद्ध हो, कलेश हो, मतलब चारों तरफ से उसको ड्रैग अराउंड किया जा रहा है। 8वें घर के अंदर
उसको बिल्कुल ना, जैसे दूसरे घर के अंदर वो व्यक्ति क्या करता, उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं। अभी 8वें घर के अंदर तो वही लोग ना उसको ड्रेन आउट करेंगे, जितने भी ड्रेनेज होगा ना वो बढ़ जाएगा। ये 8वें घर के मालिक का काम है। मतलब ऐसे लोग आपके आसपास मिल जाएंगे। जब कभी भी शनि का 8वें घर से ट्रांजिट होता है, जैसे अभी लियो लगन वालों का हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ देखो इस ड्यूरेशन में ना आपको हर दिन ऐसा लगेगा कि जैसे ना एक पैर को घसीटना पड़ रहा है। क्योंकि आपके आसपास ना बहुत सारे ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग होंगे जो लगातार जिन्होंने आपका पैर पकड़ रखा हो और घसीटना पड़ेगा आपको। ये शनि के कंटक ट्रांजिट का या अष्टम ट्रांजिट का रिजल्ट है। और ये स्लो डाउन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये स्लो डाउन चल रहा होता है तब आपको समझ में आता है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। जब सैटर्न 9th हाउस में जाएगा तो ये सारे लोग पैर छोड़ के आपका निकल जाए, इनकॉम्पिटेंट लोग हट जाएंगे। दूसरे घर के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो लगातार आपको बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है। पर पहला घर ना सबसे सिंपल है क्योंकि वो जन्म का है। 12वां घर मुक्ति का है, मरने का नहीं। मरने का घर 8वां है। आप हो सकता है कि कई बार पैदा हुए हो, कई बार आपकी डेथ हुई हो सकता है मुक्ति ना मिले, क्योंकि मुक्ति ऐसे नहीं मिलती ना, मुक्ति 12वें घर से मिलती है, इसलिए 12वें घर की दशा जरूरी है। अब जब आपको ये भचक समझ में आया तब ये समझिए कि जब कभी मंगल लगन में रहता है ना, और ये बहुत एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के बाद बोल रहा हूँ कि जब कभी मंगल लगन में होगा ना, क्योंकि मंगल पहला ग्रह है, सबसे पहला घर उसको अलॉट किया गया। व्यक्ति बेसिक जमीन से जुड़े हुए काम करता है। मंगल का अगर आप नवग्रह स्तोत्र पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर एक शब्द आता है विद्युत कांति समप्रभा, कि मार्स में इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ भी इस जीवन में कुछ भी चालू होने के लिए हमारे अंदर जीवन का प्रवाह भी होने के लिए मंगल की जरूरत है। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप एक रिसर्च पढ़ें, काली रिसर्च, CALI, काली रिसर्च, जो पेटेंट रिसर्च है, इसके अंदर बताया गया कैसे ना ह्यूमन बॉडी एक बैटरी है। और सच भी है क्योंकि 70% वाटर है, उसका फिर सॉल्ट है। और अगर हमारे बॉडी कंडक्टर भी है, तो हमारी बॉडी के अंदर से जब पास होता है, करंट पास होता है, हम लोग उसको झेल नहीं पाते। हमारा हार्ट जो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट आता है जिसमें बॉडी के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ाए जाते हैं कि हार्ट जो है हर वक्त 1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। ये जो रिसर्च था वो रिसर्च इसलिए था बेसिकली कि आपके स्टमक के अंदर जितने भी पैथोजेंस हैं उनको किस तरीके से किल आउट किया जा सकता है, बेसिकली एंटीबायोटिक विद द यूज ऑफ 9 वोल्ट बैटरी। तो मंगल बेसिक सा काम करता है कि जमीन खरीद लिया, बेच लिया, खेती कर ली, बहुत बेसिक से जुड़े हुए काम, मशीनरी वाला काम कर लिया, कोई भी ऐसा काम जो कि सर्वाइवल के लिए, कोई भी ऐसे काम जिससे कि ऊर्जा प्रोड्यूस हो, जिससे कुछ भी चीज चालू हो। ये मार्स का एक बेसिक कॉम्बिनेशन है। लाइक अगर मार्स मरकरी मिल जाए, और मरकरी ज्यादा पावरफुल इस कॉम्बिनेशन, मरकरी एक्सॉल्टेड और मार्स आ सकता है। लेकिन अब मार्स का एनर्जी तो मिला है ना मरकरी को, तो व्यक्ति जो है इस टाइम पीरियड पे अपनी सारी की सारी ऊर्जा कंप्यूटर्स बनाने में, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, कोई ऐप डेवलप करने के अंदर, कोई भी ऐसी चीज जिससे 2 लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर पाए, कम्युनिकेशन कर पाए, यही बेसिकली मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन बनाएगा। लेकिन ना मार्स जरूरी है किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, मार्स जरूरी है। वही सैटर्न के साथ मिल जाता है तो लोहे को, सैटर्न आयरन का कारक है ना, मार्स अगर मिल जाएगा तो लोहे के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं, मशीन्स बनते हैं। ये मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन है। एक रिसर्च आर्टिकल अगर आप देखेंगे मैगजीन के अंदर, तो उसके अंदर बताया गया कैसे जैसे जितनी बार मार्स सैटर्न मिलते हैं ना, और अलग अलग साइंस के अंदर मिलते हैं, मेटल का जो इंडेक्स है वो ऊपर या नीचे जाता है। यही इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जब होता है तो आप देख सकते हैं कि मेटल के अंदर असर आता है। बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। पर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी लगन में बढ़ती जाएगी, मंगल पहला ग्रह है और केतु 12वां, क्योंकि केतु मुक्ति का कारक है, 12वें घर का कारक है या 8वें घर का कारक है। जब कभी केतु लगन में आएगा ना तो ऐसे व्यक्ति का काम बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि केतु का काम है मुक्ति देना। केतु का काम है कि आपको दूसरी दुनिया से कनेक्ट करवाना है। अब दूसरी दुनिया से कनेक्ट करवाने वाले जितने लोग होते हैं वो तो अब उसका एक्सप्रेशन बदल सकता है। वो म्यूजिक की तरह कर सकता है तो माइली साइरस का चार्ट है, वो अगर भक्ति की तरह कर सकता है तो ओशो का चार्ट है,
जरूरी नहीं है कि आपको दूसरी दुनिया से कनेक्ट करवाने के लिए किसी संत की जरूरत पड़े, केतु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केतु ना वो पैसेज है जिससे आकाश और पृथ्वी के बीच का कनेक्शन बनता है। माइली साइरस के चार्ट के अंदर और मैं सिंगर्स के चार्ट पे 2 मिनट में आऊंगा। केतु लगन में है, मंगल तीसरे घर में है। सिंगर्स के लिए क्या चाहिए होगा, बोला अपने दिमाग से बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन अगर मैं पूछता हूँ, एक सिंगर के लिए क्या चाहिए होगा? बुध, शुक्र और साथ में मिला हुआ शनि। शनि इसलिए क्योंकि वो प्रोफेशन बनना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल। शनि इसलिए क्योंकि प्रोफेशन बनना चाहिए, बुध इसलिए क्योंकि गला है, शुक्र उसका फेवर। माइली साइरस के चार्ट में केतु 8वें घर का मालिक लगन में है, शुक्र अष्टम में है। तो इसका मतलब ये है कि केतु और शुक्र का इंटरचेंज हुआ है। सॉरी नहीं, केतु और शुक्र का इंटरचेंज नहीं। अगर आप केतु 8वें घर, केतु लगन में है, लगन में है, शुक्र का डिस्पोजिटर है केतु, तो शुक्र का इफेक्ट लेकर आ रहा है। लगन का मालिक मंगल, क्योंकि हम हर जगह लगन का मालिक मंगल लेंगे। मंगल तीसरे घर में है, गला, उसको शनि देखता होगा। ये कॉम्बिनेशन है। इसलिए जो आप देख रहे हैं कि सेक्सुअलिटी के ऊपर बोल रहे हैं, वो सिंगर भी कर रहे हैं और वो बहुत रूड है, मंगल शनि का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो वो चार्ट नजर आएगा। वही चार्ट अगर आप, वही सिंगर्स का चार्ट अगर आप लता मंगेशकर के चार्ट में देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट नजर आएगा। वही पद्मश्री सलोनी घोष के चार्ट में देखेंगे तो एक्सट्रीमली डिफरेंट है। मुकेश के चार्ट में बहुत डिफरेंट है। पर एक बेसिक ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो सब में कॉमन पैटर्न दिखाई देगा, वो कॉमन पैटर्न ये है कि सैटर्न, मरकरी, वीनस सब जगह मिला हुआ दिखाई देगा। जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं उनके लिए, जो नॉन प्रोफेशनल सिंगर्स हैं उसमें सैटर्न हट जाएगा, उससे मरकरी, वीनस रह जाएगा। आप ये सोचिए कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है ओशो के चार्ट के अंदर, केतु लगन के, सूर्य 7वें घर में है, केतु 5वें घर में है। लेकिन केतु बैठा था सूर्य के घर में, नेचुरल 5वां घर सूर्य का है, केतु बैठा था सूर्य के घर में, तो सूर्य जो इफेक्ट दे रहा है वो केतु का दे रहा है लगन को। इसलिए जब ओशो बोल रहे हैं तो वो एक डिवाइन फीलिंग सबके अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति का एनर्जी वहीं से आ रहा है। जब लगन में शनि होता है तो काम आसान नहीं है व्यक्ति का, क्योंकि आप सोचिए कि पहले 6-7 घर आसान है, पहले 8 घर तक आसान काम है, क्योंकि 8वां घर ना इस जन्म से मृत्यु तक का है। 9th हाउस से मृत्यु की बाद की यात्रा वाले घर चालू होते हैं, जो आपको मृत्यु की बाद की चीजें समझा रहे होते हैं। उसमें से बृहस्पति और शनि मिलते हैं, 2 बड़े ग्रह। इसलिए इनके गोचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी लाइफ के अंदर पैटर्न्स और डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। तो लगन में अगर बृहस्पति है तो मैं शनि को दोबारा से एक मिनट में आऊंगा, मैं सारे ग्रह कवर करूंगा। मुझे पता है सब लोग बोलेंगे कि आप सीक्वेंस में चलते, पता है मैं अपना स्पीच कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ये बड़ी बात है। क्योंकि जब क्या होता है, इंफॉर्मेशन आपको देना है और ब्रेन के बैक पे तो लगातार बॉम्बार्डिंग थॉट्स का। जब कभी बृहस्पति लगन में होगा, व्यक्ति का काम आसान नहीं, उसका काम है आपको गाइडलाइंस देना और बिना किसी कंडीशन के देना। उसका काम है एडवाइस करना। तो जब भी किसी के लगन में बृहस्पति मिलेगा, ऐसा व्यक्ति आपको बेस्ट एडवाइजेस देगा। वो एडवाइजेस देते वक्त व्यक्ति ये नहीं सोचते कि उसके अंदर उसका फायदा होगा, नुकसान होगा। उस व्यक्ति का काम है एडवाइजेस देना, स्ट्रैटेजीज बनाना, लॉन्ग टर्म व्यू देखना, और वो आपको आपके क्षुद्र, जो आप बहुत नैरो माइंडेड तरीके से किसी भी तरीके से देख रहे होते हैं किसी पर्सपेक्टिव को, उसके अंदर अगर वो ओवरव्यू है, बड़ा पिक्चर देने लगता है, तो आपको समझ में आता है ये तो प्रॉब्लम छोटा है। यही बृहस्पति का काम है। अब इसके अंदर जब कभी भी शनि क्योंकि 10वां घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक है, और ये काम आसान नहीं है। आप ये सोचो कि सबसे डिफिकल्ट काम है सत्ता बनाए रखना। सबसे डिफिकल्ट काम है कि व्यक्ति को लगातार ये बताना कि वो व्यक्ति का इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए शनि का लगन में होना आसान काम कभी भी नहीं होगा जिंदगी में। अगर आप जॉर्ज बुश के चार्ट में देखेंगे, सैटर्न लगन में मिलेगा।
आपको पता है कि जिस दिन ये व्यक्ति कुर्सी पे आएगा इसके लिए टर्म्स आसान नहीं होंगे, बहुत सारे नेगेटिव चीजें इसके सामने आएंगी और सबको इसको हैंडल करना है। लेकिन सैटर्न के साथ मरकरी वीनस है, जब कभी वर्ष फल में भी सैटर्न मरकरी वीनस मिल जाते हैं लगन में, उस साल आपसे इतना काम करवाया जाएगा कि आपको बैठने तक का वक्त नहीं मिलेगा एक जगह। पर पैसा बहुत आए, और पैसा एडवर्सिटीज में आएगा। आप मत सोचिएगा कि पैसा बैठ के आएगा, आपको डबल या ट्रिपल काम करने के बाद पैसा है। यही सैटर्न मरकरी वीनस ज्योतिष के चार्ट में भी है, क्योंकि लगन का मालिक मंगल दूसरे घर में है। यही मंगल अगर नीच हो जाता तो वो प्रेसिडेंट नहीं बनाता, वो उनको कुछ और बनाता, प्रेसिडेंट के लिए वो सुटेबल नहीं होता। तो क्योंकि सेकंड और फर्स्ट हाउस का एक्सचेंज है, 10वें घर का मालिक शनि लगन में है, यही उस व्यक्ति के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बना। उसी प्रकार से जब कभी भी सूर्य लगन में, सूर्य के लगन में आते ही समझ लीजिए व्यक्ति का काम है मैनेजमेंट करना, रास्ता दिखाना और अपनी बात पहले रखना। जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है। वो व्यक्ति शांत रहेगा, सबको ऑब्जर्व करेगा, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन से वो ये बताएगा कि वो व्यक्ति आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए आया है, लेकिन अपनी बात हमेशा होगी। उस व्यक्ति का रहने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ आपको उसमें सूर्य दिखाई देगा। सूर्य मतलब हर चीज लीगल तरीके से करनी। पर क्योंकि मेरे दिमाग में एक चार्ट आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसी सूर्य के साथ एफ्लिक्शन आ जाए, लाइक किसी की एक चार्ट रीडिंग में मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो जब जब ये सूर्य ठीक चल रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट है। और रीजन क्या है कि सूर्य के साथ छठे घर का मालिक, 8वें घर का मालिक बैठा हुआ, तो बार बार वो जो ड्रेनेज है लाइफ के अंदर आती है, इसलिए वो उसी व्यक्ति को ऊपर बढ़ने से रोका जाता है। जब जब सूर्य कमजोर होता जाएगा, आप ये सोचोगे मैं कैसे अपना देश छोड़ूं और दूसरी जगह जाऊं, क्योंकि अब यहाँ का राजा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ का बंदा मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मैं देश छोड़ता हूँ, जाता हूँ, कहीं और जाऊंगा तब काम करूंगा। यही जो है सूर्य लगन की पहचान है। यहाँ पे ना सूर्य लगन के अंदर जब एफ्लिक्शन में आ जाए, ये सूर्य जितना मजबूत हो जाएगा, व्यक्ति उतनी ज्यादा सरकार के अंदर रह के काम करेगा। सूर्य का जगह चंद्र हो, चंद्र का काम है आपको सुकून देना, शांति देना। जब भी सूर्य लगन में है ना, ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट सूर्य के जितने सिग्निफिकेशंस हैं वो सबसे ज्यादा करेंगे। आपकी लाइफ इंप्रूव और डिग्रेड सिर्फ और सिर्फ सूर्य के सिग्निफिकेशन की वजह से होगी। तो इसलिए ना कई बार ना रेमेडीज जो है, मतलब जो बताई जाती हैं, वो इसलिए बताई जाएंगी ना, वो सूर्य का जो डेफिसिट है, जिसके साथ बैठे हुए ग्रह हैं या उसको 5वें घर में जो बैठे हुए ग्रह हैं, उनको ठीक करने के लिए बताई जाएंगी, ताकि आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो। सिमिलरली जब कभी चंद्रमा लगन में है, आपका जो एनर्जी सोर्स है वो इमोशन से आएगा, मिल्क से आएगा, लैंड से आएगा, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उससे आएगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको जो आएगा वो किसी न किसी वाटर सोर्स के थ्रू आएगा, बिकॉज मून का कारक है ये सारी चीजें। अगर आप इमोशनली गए तो समझ लीजिए कि आपका इमोशन ही आपको जिंदा रखेगा या नीचे लेके आएगा। और मून को कोई भी एफ्लिक्शन होगा, वही उसका ट्रबल है, वहीं पे रेमेडी करना है। जब कभी मून लगन में आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे लोग हमेशा इमोशनल वर्क में हैं, ऐसे लोग हमेशा पब्लिक वर्क के अंदर है। इन लोगों का जो इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ, वही इनको ऊपर लेके जाएगा। सिमिलरली जब जुपिटर है, आपको पता है कि आपके रिलीजन, टेम्पल, गाइडलाइंस, गुरुज, यही लोग आपको हमेशा ऊपर रखेंगे। और जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो मैं इसके बाद एग्जांपल्स दूंगा। लाइक अभी आज हम लोग सिंगर्स का करेंगे एग्जांपल्स। सन गवर्नमेंट के लिए, मून लैंड के लिए, जुपिटर स्ट्रैटेजिस्ट के लिए, गुरुज के लिए, सैटर्न जो है काम करने के तरीके के लिए। आप कितना डिटरमाइंड होकर काम करते हैं, आप कंसिस्टेंसी क्या है, आप कितने टाइम तक एक ही जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं,
बिकॉज सैटर्न के पास ना मतलब हर प्लैनेट का अपना एक तरीके का सुपर पावर है। ये 9 प्लैनेट्स का 9 सुपर पावर्स हैं। आपका सुपर पावर क्या है जो लगन में बैठा हुआ है? आपको एनर्जी कौन दे रहा है लगातार? आपका लाइफ कैसे बेटर होगा? तो ना ये पहली क्लास जब हम कर रहे हैं ना, अपने आप को ओपन कीजिए, अपने आप को और सोचिए अपने चार्ट के अंदर, दोबारा से जाके चार्ट देखिए, वो सारे चार्ट्स देखिए और इस तरीके से देखिए कि राशि हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रह हो और हाउस हो। उसके बाद सोचिए कि अब क्या हो रहा है इस चार्ट के अंदर, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो आज हम इसके बाद जब सन मून मार्स, मार्स हम लोगों ने करा, मरकरी, मरकरी का काम है कम्युनिकेशन, इनोवेशन, कोई ना कोई कम्युनिकेशन का काम करना, एक दूसरे से बात करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सारे काम ना मरकरी बेस्ट तरीके से कर पाता है। जब व्यक्ति को कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करनी हो उसको मरकरी चाहिए, कोई इनोवेशन चाहिए हो मरकरी चाहिए, बात करने का तरीका हो, पब्लिक डीलिंग हो, मरकरी चाहिए। अच्छा, पब्लिक डीलिंग के अंदर शुक्र भी आता है। शुक्र को मिनिस्टर का कारक बताया गया, लेकिन शुक्र ना पब्लिक मिनिस्टर है। खाना बनाना, किसी चीज को इकट्ठा करना, रिसोर्सेज गैदर करना, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, पब्लिक आउट फ्रंट का फेस होना, ये सारे के सारे लाइक जितने भी परफॉर्मेंस मिलेंगे ना आपको, उनका लगन लॉर्ड 7th हाउस में जा रहा होगा या शुक्र लगन में बैठा होगा। ऐसे लोग ही अपने परफॉर्मेंस की वजह से या पब्लिक लाइमलाइट में आने की वजह से पब्लिक को जानते हैं, क्योंकि यहीं से उनकी ताकत है। लाइक अगर एक सिंगर थे नरेंद्र चंचल जी, माता की बहुत सारे भजन बेटे उन्होंने गाई, उनके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा शुक्र लगन में है, लेकिन हाँ फिर से वही सैटर्न मरकरी साथ में आसपास बनेगा, इसलिए वो सिंगर हैं। उसके बाद आप उसका फ्लेवर डालिए लियो का, क्योंकि लियो का साइन राइजिंग उनके चार्ट में, लियो का फ्लेवर डालिए, देन यू रियलाइज कि इज बाउंड टू बी अ ग्रेट सिंगर, इज बाउंड टू बी सिंग डिवोशनल सॉन्ग्स जो एनलाइटमेंट करे। यही जो है ना ये क्या बोलते हैं, इसलिए ना लगन में बैठा हुआ ग्रह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं लाइफ में, वो सारे के सारे आपकी लाइफ को बेटर करते हैं या नीचे लेकर आते हैं। लगन में जो भी डेफिसिट है वही लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो एक प्रिंसिपल है लाइफ का कि आपकी लाइफ एक पर्टिकुलर लेवल पे चलती है, उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स। एक ऐसा रेमेडी या कोई एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज अगर आप कर दें लाइफ के अंदर कि लेवल यहाँ की बजाय यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, वो ड्रास्टिक चेंज का नाम ही रेमेडी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य का कारक सरकार है। सूर्य अगर किसी के लगन में बैठा है और डेफिसिट है, मान लीजिए 8वें घर का मालिक साथ में बैठा है, अब जो है वो 8वें घर क्या है, चोरी है। आप सरकार से कुछ ना कुछ चोरी करें, टैक्सेस चोरी कर रहे हो, चाहे आप सरकार के खिलाफ बोलते हो, आपका ओपिनियन सरकार के खिलाफ हो, आप सिर्फ इतना काम कीजिए कि आप देखिए कि क्या आप लॉस को मानते हैं या नहीं मानते, क्या आप सरकार के साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जिस दिन ये मेंटालिटी बदल जाएगी उस दिन वो डेफिसिट कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये मेंटालिटी बदलना ही बहुत बड़ा काम है, नहीं बदलता। आपको ना बहुत टाइम तक ये सोचने के बाद शांति के अंदर ये समझ में आता है कि ये डेफिसिट है। इसलिए ना कई लोगों से रेमेडीज नहीं होते, जिनकी डेफिसिट जरूरत से ज्यादा होते, क्योंकि रेमेडी करने के लिए तो पुण्य चाहिए ना 5th and 9th हाउस का, वो पुण्य तो कहाँ से जुड़ेगा। तो जब आप चार्ट को इस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से चक्र में मैंने समझाया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग चार्ट्स करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का, जो चाहे वो सिंगर्स में हो, चाहे वो डॉक्टर्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन में हो, पर आपको हर घर का, आप आज की डेट में आपको लगन समझ में आ कि लगन क्या कर रहा है। अगली बार हम ना दूसरे घर से देखेंगे कि दूसरे घर के अंदर क्या होता है, फिर तीसरे घर से देखेंगे। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, डिफरेंट हाउसेस समझ में आ जाएंगे, तब उसके बाद से हम लोग इसके और एडवांस वर्जन्स पे चलेंगे। अभी आपके लिए ओवरव्यू ड्रॉ किया है, पहली क्लास समझिए, पहली क्लास में एक ओवरव्यू है, आपको समझा रहा हूँ कि देखो इस तरीके से चार्ट को देखना है। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे और टेक्निक्स हैं जो ऐड होते चले जाएंगे। इसके बाद इसका टाइमिंग है, तो पहले ज़ोडिएक समझिए फिर टाइमिंग पे आएंगे। तो आई होप कि आपको क्लास 1 में आया होगा। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।